हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक ऐसी फिल्म की एक्सप्लेनेशन लेकर आए हैं जिसने देश पर बवाल मचा दिया है। द ताज स्टोरी 2025 का ये मूवी है। रिलीज होती है इस फिल्म को बॉयकॉट और सपोर्ट दोनों मिलने लगे क्योंकि ये ताजमहल की स्टैब्लिश नैरेटिव को चैलेंज करता है। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले एक बात याद रखना, ये मूवी का प्लॉट और फेक एनालिसिस सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। फिल्म की शुरुआत शाहजहां से नहीं बल्कि आगरा 1959 से होती है। हम देखते हैं कि हाई रैंकिंग ऑफिसर्स ताजमहल के नीचे 22 बंद कमरों में जाते हैं। रीस्टोरेशन वर्क के दौरान राव नाम का एक ऑफिसर दीवार में छेद से अंदर झांकता है। जो वो देखता है उससे वो शॉक्ड हो जाता है और तुरंत अपने सीनियर रघुराम को बुलाता है। दोनों समझ जाते हैं कि ये राज छुपाना बहुत जरूरी है। अब हम मिलते हैं विष्णुदास से, एक ईमानदार तीसरी पीढ़ी की टूर गाइड। वो ताजमहल के बारे में सच्चे दिल से सबको बताते हैं, यहाँ तक कि कोई टिप दे दे तो वो टिप भी नहीं लेते। वो टूर गाइड एसोसिएशन चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहे हैं जहां उसका मुकाबला है उस्मान भाई से। विष्णु के परिवार गरीबी से जूझ रहे हैं लेकिन उसका प्रिंसिपल उसके लिए सबसे पहले है। यहाँ तक तो स्टोरी में सब कुछ ठीक था, लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब एक रिपोर्टर विष्णु दास की इंटरव्यू लेती है। उसके थीसिस ताजमहल की सच्चाई पर थी। इंटरव्यू में वो विष्णुदास से पूछती है, अगर मैं कहूँ उन 22 बंद कमरों में हिंदू देवी देवता के सबूत मिले तो आप क्या मानेंगे? रिपोर्टर एक फोटो दिखाती है महेंद्र दास की, जो उनके पिता थे। महेंद्र दास 1970s में अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट के साथ अंदर गए थे और उन्होंने वहाँ हिंदू मंदिर के स्ट्रक्चर्स देखे थे। इस राज को दबाने के लिए उनके पिता ने अपनी जान गंवानी पड़ी थी। विष्णु को ये सब पता चलने के बाद विष्णु का विश्वास तो हिल जाता है। 25 साल तक जो कहानी उसने टूरिस्ट को सुनाई थी, क्या वो झूठ थी? शराब के नशे में वो इतिहास पर सवाल उठाता है, ताजमहल की कार्बन डेटिंग की मांग करता है। उस रात की वीडियो किसी ने रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। पूरी आगरा में हंगामा हो जाता है। विष्णु का दुश्मन उस्मान भाई इसका फायदा उठाता है। विष्णु को एसोसिएशन से निकाला जाता है और उसके बेटे को भी। उसके ऊपर दंगा भड़काने का इल्जाम लगा के उसके चेहरे पर कालिक पोत देते हैं। अपनी परिवार की बेइज्जती और बेरोजगारी देखकर विष्णु फाइनली वही रास्ता चुनता है जो उसके पिता ने चुना था। वो अपने पिता की रिसर्च निकालता है और फैसला करता है कि वो ताजमहल के खिलाफ एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL डालेगा। जब उसके वकील को धमकी मिलता है तो वो भी केस छोड़ देता है। अब विष्णु के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो वो खुद अपनी केस लड़ता है। कोर्टरूम में माहौल गर्म हो जाता है। डिफेंस लॉयर रशीद के सामने विष्णु अपने 3 पॉइंट्स रखता है। पहला पॉइंट, आर्कोलॉजिकल डेप्थ, शाहजहां बिल्डर थे, इसका क्या प्रूफ है? दूसरा, एजुकेशन बोर्ड, ये इतिहास किसके डेटा पर बेस्ड है? तीसरा, गवर्नमेंट, 22 कमरों में ईंट और चून से क्यों बंद किया गया है, उनमें क्या छुपा है? विष्णु एक एक कर सबूत पेश करता है। जो जूम फोटोज दिखाता है जिसमें ताज के फर्श पर स्वास्तिक जैसे हिंदू चिन्ह और गुम्बद के ऊपर त्रिशूल और आदि चंद दिखता है। वो ये भी आर्ग्यू करता है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर के स्ट्रक्चर्स गौशाला जैसे जो हिंदू रोड्स की तरफ इशारा करता है। क्रॉस एग्जामिनेशन में विष्णु एजुकेशन बोर्ड की रिप्रेजेंटेटिव को घेर लेता है। वो पूछता है कि इतिहास की किताबों में नटूराम गोडसे जैसे लोगों के जिक्र क्यों उनके धर्म के साथ किया जाता है और क्यों छत्रपति शिवाजी महाराज, चंद्रगुप्त मौर्य और संभाजी महाराज जैसे महान हिंदू राजाओं को ग्लोरी नहीं दी जाती, मुगल रूलर्स को क्यों दी जाती है। वो किताबों पर पक्षपात का इल्जाम लगाता है। डिफेंस राइटर हबीब को बुलाते हैं जो दावा करता है कि उसने फारसी से सही ट्रांसलेशन किया है। विष्णु उसी वक्त हबीब की किताब की पेज 403 खोलता है। उसमें साफ साफ लिखा है कि शाहजहां ने वो महल राजा जय सिंह से लिया था। हबीब पकड़ा जाता है और वो मानता है कि वो सिर्फ इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ सकता है, फारसी नहीं। उसने सिर्फ वही लिखा जो वो चाहते थे। जब कोर्टरूम आखिरी सबूत मांगते हैं तो विष्णु कार्बन डेटिंग की राज खोलता है। वो बताता है कि एक अमेरिकन रिसर्चर ने चोरी छुपे सील कमरों के एक लकड़ी के दरवाजे का सैंपल लिया था। टेस्ट में पता चला कि वो शाहजहां का टाइम का नहीं, 300 साल पुरानी थी। जब गवर्नमेंट को ये पता चला तो वो तुरंत वो दरवाजे को हटाकर वहाँ पे ईंट का दीवार खड़ी कर दी। कुछ तो छुपाया जा रहा था। फाइनली विष्णु को एक गवाह मिलता है, वही रघुराम जिन्होंने 1959 में खुद अंदर देखा था।
रघुराम गवाही देते उसने खुद अपनी आंखों से सील्ड रूम के अंदर स्वस्तिक और हिंदू स्ट्रक्चर देखे थे। डर के बावजूद वो कोर्ट रूम पहुंचते हैं और सच बताते हैं। क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स में डिफेंस लॉयर रशीद स्मार्ट मूव चलता है। वो कहता है स्टोरी को भूल जाओ, रेवेन्यू देखो। अगर इस झमेला से दंगा हुआ और लोग आना बंद कर दिए तो देश का इकोनॉमी का और हजारों लोगों की रोजी रोटी का क्या होगा। विष्णु का जवाब पावरफुल था, सच जरूरी है। शाहजहां के गोल्डन पीरियड में सबसे ज्यादा मंदिर तोड़े गए, लोग भूख से मर गए, जबकि ताजमहल बन रहा था। इतिहास को डर से या पैसों के डर से नहीं बदला जा सकता। जज का फाइनल फैसला बहुत कॉम्प्लेक्स था। कोर्ट हिस्टोरी को चैलेंज नहीं कर सकती, इस मुद्दे को अभी होल्ड पर रखा जाता है। लेकिन जज एक स्पेशल कमेटी बनाएगी जो आदेश देती है, जिसमें एक्सपर्ट और आर्कियोलॉजिस्ट होंगे जो पूरी तरह से अनबेस्ड इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, जज आदेश देती है कि हिस्टोरी की किताबों में हिंदू राज्यों और सभ्यताओं को भी उतना ही जिक्र मिलना चाहिए जितना मुगल रूलर्स को मिलता है। फिल्म का एंड थोड़ा अनसॉल्व है। विष्णु की केस तो इवेंचुअली डिसमिस हो जाती है, लेकिन कहानी खत्म नहीं होती। फिल्म का मैसेज ये है कि द ताज स्टोरी की सच्चाई अभी भी लड़ी जा रही है और 2025 में भी PILS डाली जा रही है। तो ये थी दोस्तों द ताज स्टोरी की पूरी कहानी और उसकी सच्चाई की खोज। आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें।